हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 81 ऑनवर्ड्स। सेक्शन 81 डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग। तो बेसिकली क्या है इसमें, वेयर मॉर्गेजर मॉर्गेज टू और मोर प्रॉपर्टी टू वन पर्सन and also mortgage one of the property to another person, such subsequent shall have right to cause prior mortgage to satisfy debt out of the properties not mortgaged to him. तो सपोज ये एक्स नाम का एक पर्सन है, इसके पास तीन प्रॉपर्टी है, ए बी सी, और इन तीनों प्रॉपर्टी को मिला के उसने पी से लोन लिया। सपोज 12,000 का लोन लिया। तो एक्स ने ये तीन प्रॉपर्टी मॉर्गेज की, ए बी सी पी पर। बाद में क्या किया, एक्स ने ये सी प्रॉपर्टी क्यू नाम के पर्सन को मॉर्गेज की और 4,000 का लोन लिया। सो डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग क्या कहता है कि अगर पी को अगर उसके पैसे वसूल करने हैं एक्स से, और मतलब एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, अब उसने कहा कि ये प्रॉपर्टी बेच के आप आपके पैसे ले लो वापस। तो अगर पी ने सोचा कि पहले सी प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए और ये 12,000 की रिकवरी की जाए उसमें से जो अमाउंट होगी, देन दिस डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग बार्स पी फ्रॉम सेलिंग सी प्रॉपर्टी फर्स्ट। तो पहले सी प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएगी। पहले ये डॉक्ट्रिन क्या कहता है, पहले आप ए बेचो, फिर बी बेचो, फिर जो कुछ भी रहेगा फिर सी बेचना, क्योंकि पहले ही आपने अगर सी बेच दी तो क्यू का लॉस होगा, तो फिर क्यू के लिए कुछ रहेगा ही नहीं अपनी प्रॉपर्टी, मतलब अपना जो मनी है वो रिकवर करने के लिए डेथ। सो मार्शलिंग का मीनिंग है मीन्स रीअरेंजिंग समथिंग। भले ही पी ने पहले ही मॉर्गेज किया होगा इस सी पे और बाद में क्यू, लेकिन डॉक्ट्रिन कहता है पहले आप इन दोनों प्रॉपर्टी से अपना जो रिकवरी है वो करो, फिर बाद में सी का देखा जाएगा। तो देखते हैं, वेयर मॉर्गेजर मॉर्गेज टू और मोर प्रॉपर्टी टू वन पर्सन। यहाँ पे एक्स मॉर्गेजर है और तीन प्रॉपर्टी, टू और मोर प्रॉपर्टी एबीसी तीन प्रॉपर्टी टू वन पर्सन यानी पी को मॉर्गेज की, एंड ऑल्सो मॉर्गेज वन प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन। वन प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे सी प्रॉपर्टी क्यू को मॉर्गेज की। सच सब्सिक्वेंट शैल हैव राइट टू कॉज प्रायर मॉर्गेज टू सेटिस्फाई डेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टीज नॉट मॉर्गेज टू हिम। तो सच सब्सिक्वेंट यानी क्यू बाद में, शैल हैव राइट, क्यू का राइट रहेगा टू कॉज प्रायर मॉर्गेज टू सेटिस्फाई डेट आउट ऑफ प्रॉपर्टीज नॉट मॉर्गेज टू हिम। जो प्रॉपर्टी क्यू को मॉर्गेज नहीं किए हैं वहां से डेट सेटिस्फाई किया जाएगा। ये कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग। नेक्स्ट है चार्ज। सेक्शन 100 to 104 डील्स विद चार्ज। सेक्शन 100 है चार्ज, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मेड सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अनदर पर्सन, एंड इफ इट इज नॉट अ मॉर्गेज ये दो बार हो गया शायद, इफ इट्स नॉट अ मॉर्गेज पर्सन इज सेड टू हैव क्रिएटेड चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी। तो वेरी सिंपल प्रोविजन है ये। जैसे कि सपोज ए नाम का पर्सन है, ये उसका एक फ्लैट है जो कि रेंट पे दिया हुआ है। तो ए कहता है, जैसे कि उसका ये बी नाम का उसका सन है जो आउट ऑफ स्टेट या अदर प्लेस पे पढ़ाई करने के लिए है, तो एक ही प्रॉपर्टी है। ए ने कहा रेंट बी को दिया जाएगा, बी के अकाउंट में होता है ना, मोस्ट ऑफ दी बच्चों के अकाउंट में डायरेक्ट प्रॉपर्टी के रेंट आते हैं उनके खर्चे के लिए। तो ये एग्जैक्टली ये चार्ज नहीं है, लेकिन ये एग्जांपल है, तो इसको हम चार्ज बोल सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज क्रिएट किया गया कि बी को रेंट करना है। अगर लीगल एग्जांपल देखोगे, सपोज एक फ्लैट है, वो रेंट पे दिया हुआ है, ये ए है, ये उसकी वाइफ है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू ने सूट फॉर मेंटेनेंस फाइल किया, ए ने कहा मेरे पास तो सिर्फ ये इसका रेंट ही इनकम है, तो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि इस रेंट का 50% वाइफ को दिया जाए। तो ये कोर्ट ने क्या किया, चार्ज क्रिएट किया, भले ही वो प्रॉपर्टी एक ही है, यहाँ पे मॉर्गेज भी नहीं की हुई है, फिर भी डब्ल्यू को उसका 50% रेंट मिलेगा। इसको बोलते हैं चार्ज। प्रोविजन ऑफ सिंपल मॉर्गेज शैल बी एप्लीकेबल। सिंपल मॉर्गेज के प्रोविजन चार्ज को एप्लीकेबल हो गए। एसेंशियल एलिमेंट देखते हैं। चार्ज प्रॉपर्टी कैन बी क्रिएटेड इन
और ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इट कैन बी क्रिएटेड आइदर बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज बाय ऑपरेशन ऑफ द लॉ, ये तो हमें पता ही है। इन चार्ज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता है। चार्ज इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, चार्ज में कोई ट्रांसफर नहीं होती प्रॉपर्टी। इफ चार्ज इट इज क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज इट मस्ट बी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, बेसिक है कि रजिस्टर करना पड़ेगा। इन चार्ज पार्टीज आर रेगुलेटेड बाय प्रोविजन ऑफ सिंपल मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज के प्रोविजन से रेगुलेट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है लीज, लीज सेक्शन 105 टू 117। तो सेक्शन 105 लीज, लीज is a transfer of right to enjoy immovable property made for certain period or in perpetuity in consideration of price paid or promise or money or share in the crop or service or anything of the value to be rendered periodically or on certain occasion to the transferor by the transferee। लीज इजी लैंग्वेज में हम अगर इसको कहेंगे, जो हम भाड़े पे जो प्लेस देते हैं उसको लीज कहते हैं, जो हम रेंट पे देते हैं उसको लीज कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक ही प्रॉपर्टी है, वो बी को लीज पे देता है, तो बी को उसका टाइटल नहीं मिलता, पोजीशन मिलता है और उसका एंजॉय का राइट मिलता है, और उसके बदले वो उसको कंसिडरेशन देता है। मतलब कुछ भी रेंट रहेगा या फिर परसेंटेज, अगर फार्म होगा तो उसमें से क्रॉप देगा वो, तो जो कुछ भी है उनके बीच में डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, तो वो कंसिडरेशन बी ए को देगा। सो लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड फॉर सर्टेन पीरियड के लिए रहता है लीज, इन कंसिडरेशन ऑफ प्राइस पेड और प्रॉमिस और मनी और शेयर इन द क्रॉप और सर्विस और एनीथिंग ऑफ वैल्यू टू बी रेंडर्ड पीरियडिकली और ऑन सर्टेन ओकेजन टू ट्रांसफर बाय द ट्रांसफरिंग। ट्रांसफरर इज कॉल्ड लेसर, जो ये है ए, ये रहेगा लेसर जिसकी ये प्रॉपर्टी है, और ट्रांसफरी जो जिसको ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी उससे कहते हैं लेसी, तो ये बी लेसी रहेगा। मनी और शेयर इन क्रॉप और वैल्यू और सर्विस और एनीथिंग ऑफ द वैल्यू टू बी रेंडर पीरियडिकली इट्स कॉल्ड रेंट, जो हर महीने पीरियडिकली हम देते हैं उसको बोलते हैं, इस जमीन के बदले जो कुछ भी देंगे उसको बोलेंगे हम रेंट। प्राइस पेड और प्रॉमिस इट्स कॉल्ड प्रीमियम, जो प्राइस पेड रहेगी या फिर जो भी प्रॉमिस रहेगी उसे हम प्रीमियम कहते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, पार्टीज होनी चाहिए, टू पार्टीज लेसर एंड लेसी बोथ मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंजॉय करने को मिलती है। ड्यूरेशन ऑफ लीज, ड्यूरेशन ऑफ लीज में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड और इन परपेचुइटी, इफ इट इज प्रोवाइडेड इन लीज डीड it is expressed in absence of contract to contrary or local usage or custom. Section 106 provides duration of lease. It provides that if lease is for agriculture or manufacturing purpose, it is year to year lease, मतलब हर साल की लीज रहेगी वो, determinable by giving 6 month notice, and in other cases it is month to month lease determinable by giving 15 days notice। तो अगर एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए अगर ये प्लैंड लीज पे दी है तो ईयर टू ईयर लीज रहेगी, और इसको इस जगह इस लीज को बंद करने से पहले या इस जगह को छोड़ने से पहले 6 मंथ पहले नोटिस देना पड़ेगा। और ये अगर अदर पर्पस है जैसे कि हाउस रहेगा तो ये मंथ टू मंथ रहेगी लीज, और इसको 15 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। तो ये कब है, जबकि कुछ एक्सप्रेस नहीं है, इम्प्लाइड है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई डीड नहीं बनाई हुई है। अगर ये इम्प्लाइड है तब ये रूल्स एप्लीकेबल होगी, नहीं तो अगर एक्सप्रेस रहेगी लीज तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी कंडीशंस हम रखेंगे वैसे हम। तो ये है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन पॉइंट, कंसिडरेशन फॉर लीज may be price paid, promised or money or share in the crop or service or anything of value to be rendered periodically. If consideration is paid in lump sum, that is price paid or promise, it is called premium. अगर एक साथ ही lump sum में दिया तो premium, if it is paid periodically it is called rent. How lease is to be effected? If it is year to year lease, it must be effected by registered instrument, and if it is month lease, it is effected either by registered instrument or orally complied with delivery of possession. अगर year to year lease है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है।
और अगर मंथ टू मंथ है तो एक तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर ओरली सिर्फ डिलीवर कर सकते हैं पोजीशन। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ लेसर एंड लेसी, तो उनके कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज है। सेक्शन 8 डील्स विद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ लेसर एंड लेसी एज रेगुलेटेड by contract between the parties, by local usage or custom, by provision of section 108 of transfer of property act। ड्यूटी ऑफ लेसर क्या है? ड्यूटी टू डिस्क्लोज मटेरियल डिफेक्ट। अगर कुछ प्रॉपर्टी, ये ए है, ये लेसर है और ये बी लेसी है, अगर प्रॉपर्टी में कुछ डिफेक्ट है तो ये ड्यूटी है ए की, वो डिफेक्ट उससे बताए। ड्यूटी टू डिलीवर पोजीशन, ये प्रॉपर्टी का पोजीशन बी को मिलना चाहिए। ड्यूटी टू पे आउटगोइंग सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, कुछ जो भी ये प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह रहेगा तो वो ए भरेगा आउटगोइंग्स। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि बी भरेगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी बी भरेगा, नहीं तो ए को भरना पड़ेगा। राइट्स ऑफ लेसी मतलब बी के राइट्स। राइट ऑफ एक्रीशन, एक्रीशन मीन्स नेचुरल एडिशन टू प्रॉपर्टी। लेसी हैज राइट टू एंजॉय इट। ऐसे ये घर है, ये इसका ये कंपाउंड है, अगर कुछ पेड़ पौधे लगाने हैं उसको छोटे छोटे, तो ये राइट है लेसी का, तो वो एंजॉय करने के लिए। राइट टू अवॉइड लीज इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ लीज प्रॉपर्टी, अगर ये घर है इसका छत ही गिर गई आदि तो ये तो रह नहीं पाएगा, तो तब उस वक्त बी अवॉइड कर सकता है रेंट जो कुछ भी है, क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट हो गई है। राइट टू रिमूव क्रॉप्स, अगर कोई फार्म लिया है अपने रेंट पे तो अगर क्रॉप्स लगाए तो वो क्रॉप्स निकालने का राइट है। राइट टू रिमूव फिक्सचर्स, वही है जो कुछ भी रहेगा प्रॉपर्टी में वगैरह तो वो आप निकाल सकते हैं। राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी। ड्यूटीज ऑफ लेसी, ड्यूटी टू पे रेंट, रेंट तो देना ही चाहिए। ड्यूटी नॉट टू कॉज डैमेज टू लीज प्रॉपर्टी, ड्यूटी नॉट टू इरेक्ट परमानेंट स्ट्रक्चर। ये क्या है? एक्रीशन चलेगा, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। ड्यूटी टू पे आउटगोइंग सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आउटगोइंग आपको पे करना है तो पे करना पड़ेगा। ड्यूटी टू गिव नोटिस ऑफ इंक्रोचमेंट, अगर कुछ ऐसे घर में कुछ चेंजेस कर रहे हैं या कुछ इंक्रोचमेंट कर रहे हैं तो उसका नोटिस पहले देना चाहिए इसमें। डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, डिटर्मिनेशन मतलब लीज कब खत्म होगी, टर्मिनेशन कब टर्मिनेट होगी लीज। बाय इफ्लेक्स ऑफ टाइम, जैसे 1 साल की लीज है और 1 साल खत्म हो गया तो बाय इफ्लेक्स ऑफ टाइम लीज खत्म। बाय सरेंडर, जैसे कि कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, अब लेसी ने कहा कि बस अब हमको जाना है हमारे खुद के घर में, तो बाय सरेंडर। बाय मर्जर ऑफ इफ इंटरेस्ट ऑफ द लेसर और लेसी डिवॉल्व इन वन पर्सन, कि जैसे कि ए है और ये लेसी बी है, ये इसका घर है और ये सी नाम का कुछ पर्सन है, इन दोनों को लगता है ये घर इसको रहने के लिए रहना चाहिए, तो फिर ये लीज खत्म हो जाएगी ए और बी के बीच में। इफ लेसी कमिट डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ रेंट, अगर बी ने रेंट नहीं दिया तो ये लीज खत्म हो जाएगी। इफ लेसी कॉज डैमेज टू लीज प्रॉपर्टी, अगर इस प्रॉपर्टी को कुछ डैमेज किया तो लीज खत्म हो जाएगी बी ने। इफ लेसी इरेक्ट परमानेंट स्ट्रक्चर, परमानेंट स्ट्रक्चर अगर कुछ खड़ा किया प्रॉपर्टी में तो ये लीज टर्मिनेट हो जाएगी। इफ लेसी गिव्स नोटिस टू क्विट, अगर बी ने इसको नोटिस दी क्विट करने की तो ये लीज टर्मिनेट हो जाएगी। टेनेंट एट सफरेंस, टेनेंट बाय होल्डिंग ओवर, तो ये दो कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है। आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, इफ लेसी कंटिन्यू इन पोजेशन विद कंसेंट ऑफ लेसर, he is called as tenant by holding over. If after determination of lease, lessee continue in possession without consent of lessor, is called as tenant at sufferance. तो ये विदाउट कंसेंट और ये विथ कंसेंट, ये ए है, ए की प्रॉपर्टी, बी लेसी है, ये लेसर है। अगर बी विदाउट कंसेंट कंटिन्यू कर रहा है, लीज खत्म होने के बाद, लीज की टर्मिनेशन के बाद भी अगर बी कंटिन्यू कर रहा है विदाउट कंसेंट, देन ही इज टेनेंट एट सफरेंस। और अगर विद कंसेंट, एक ही कंसेंट के साथ, ये लीज खत्म हो गई फिर भी एक ही कंसेंट से वो रह रहा है उस प्रॉपर्टी में, देन ही इज नोन एज टेनेंट बाय होल्डिंग ओवर। नेक्स्ट कंसेप्ट है एक्सचेंज। एक्सचेंज सेक्शन 118 to 121, when
two person mutually transfer ownership of one thing with ownership of another thing, neither thing nor both thing being money only, transaction is called as action. Parties are regulated by provision of sale. तो ए है, बी है। ए के पास 1 kg एप्पल्स है और बी के पास 1 kg मैंगो है। अगर इन दोनों ने ये अपनी चीजें, मतलब ए ने बी को एप्पल दिए और बी ने ए को मैंगो दिए, तो ये हुआ एक्सचेंज। और दोनों केस में भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों के पास, मतलब ये नहीं, मतलब ए ने, ये बी, ए ने अगर इसको 1 kg एप्पल दिए और बी ने पैसे दिए तो ये सेल हो जाएगा। अगर बी ने 1 kg मैंगो दिए और ए ने पैसे दिए तो बी ये सेल हो जाएगा। अगर ए ने 1 kg एप्पल जो कि 100 रुपीज के हैं और यहाँ पे 1 kg मैंगो जो कि 120 अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यूएशन है और इसका वैल्यूएशन 100 है, तो ए ने 1 kg एप्पल प्लस 20 रुपीज दिए और बी ने 1 kg मैंगो दिए, तो भी ये एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये सेल नहीं होगा, एक्सचेंज। तो समझ में आया, जहां पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ अब चीजें एक्सचेंज कर रहे हो उसे एक्सचेंज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि नाइदर थिंग नॉर बोथ थिंग बीइंग मनी ओनली, तो उसका एक एक्सेप्शन है सेक्शन 121 एक्सचेंज ऑफ मनी। ऑन एक्सचेंज ऑफ मनी एवरी पार्टी देयर बाय वारंटी जेन्युइननेस ऑफ मनी। ए है और ये बी है, इसने उसको एक 100 का नोट दिया और बी ने उसको 10 के 10 नोट दिए, तो इन्होंने एक्सचेंज किया, इसको भी हम एक्सचेंज ऑफ मनी कहेंगे। लेकिन उसके साथ ये गारंटी, वारंटी देते हैं जेन्युइननेस ऑफ मनी, ये वारंटी देता है कि ये 100 का नोट असली है, और बी वारंटी देता है ये 10-10 के 10 नोट है ना, ये भी असली है। तो ये था एक्सचेंज ऑफ मनी। तो ये है लास्ट सेगमेंट, गिफ्ट। गिफ्ट सेक्शन 122 टू 129। सेक्शन 122 डील्स विथ गिफ्ट। Gift is a transfer of certain existing movable or immovable property made voluntarily and without consideration by one person called donor as donor to another person called as donee, और एक ही होना चाहिए, and accepted by or behalf of donee। तो एक ए पर्सन है, उसकी ये प्रॉपर्टी है और ये बी है, तो वॉलेंटरली ये प्रॉपर्टी उसने बी को ट्रांसफर की विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन मतलब नो मनी, उसको उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा। बाय वन पर्सन कॉल्ड एज डोनर, तो ए डोनर हुआ, बी हुआ डोनी, और बी ने ये एक्सेप्ट किया या बी के बिहाफ अगर किसी ने एक्सेप्ट किया तो बी डोनी है, ए डोनर है। तो ये मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है। एसेंशियल ऑफ वैलिड गिफ्ट पार्टीज। डोनर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, डोनी नीड नॉट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, डोनी कैन बी माइनर। ये ए है डोनर, ये प्रॉपर्टी है बी। ए माइनर नहीं होना चाहिए, ए शुड बी मेजर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बी भले माइनर हो तो भी उसको वो ट्रांसफर कर सकता है। मतलब गिफ्ट जैसे हम लोगों को गिफ्ट देते हैं उसी तरह रेगुलेट होता है। प्रॉपर्टी में भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मस्ट बी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वॉइड। अगर एक के पास अभी वो प्रॉपर्टी नहीं है, फ्यूचर में अगर वो प्रॉपर्टी उसको लगता है आने वाली है, लेकिन फिर भी उसका गिफ्ट वॉइड रहेगा। इट मस्ट बी वॉलेंटरली, दैट इज आउट ऑफ फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। मतलब ए ने ये ए के फ्री कंसेंट से होना चाहिए। इट इज विदाउट कंसिडरेशन, बी इसको उसके बदले कुछ नहीं देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये गिफ्ट का ट्रांसफर हम, मतलब अगर कोई पेरेंट्स है उनके बच्चे को उनके जमीन का गिफ्ट ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी का, उससे स्टैम्प ड्यूटी भी कम आती है एज कंपेयर टू अगर आप खरीदने जाओगे प्रॉपर्टी को। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बाय डोनी इज मस्ट। मतलब ए है प्रॉपर्टी, बी ये डोनी है, इसने गिफ्ट एक्सेप्ट करना मस्ट है। गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डोनर। जब तक ये ए जिंदा है तब तक वो गिफ्ट एक्सेप्ट करना चाहिए।
व्हेन ही इज केपेबल ऑफ गिविंग, जब तक उसके पास ये प्रॉपर्टी है, वो केपेबल है गिविंग का, तब तक उसने ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। इफ डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस गिफ्ट इज वॉइड, जब तक ए जिंदा है तब तक बी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और ए एक्सपायर होने के बाद अगर बी ने एक्सेप्ट किया तो ये गिफ्ट वॉइड हो जाएगा। जो कुछ भी है जब तक डोनर है तभी एक्सेप्ट करना है। रजिस्ट्रेशन सेक्शन 123 डील्स विथ रजिस्ट्रेशन। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी इफेक्टेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट एंड अटेस्टेड बाय 2 और मोर विटनेस। 2 विटनेस के साथ इसको अटेस्ट करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में बी इफेक्टेड बाय आइदर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट और ओरली अकम्पनीड विद डिलीवरी ऑफ पोजेशन। ये यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी है, गलती से इमूवेबल हो गया। वेट अ मिनट। तो गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी में बी इफेक्टेड आइदर बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट और ओरली अकम्पनीड विद डिलीवरी। अगर आप हमारा कोई ऐसा नॉर्मल सा गिफ्ट रहता है जो हम उसको डायरेक्ट डिलीवर कर सकते हैं या फिर उसको रजिस्टर कर सकते हैं, ऐसे ही रहता है ना गिफ्ट। ओनरस गिफ्ट, तो ये भी आसान कंसेप्ट है। व्हेन गिफ्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रॉपर्टीज इन फेवर ऑफ वन पर्सन in a single transaction, if one property is accompanied by any obligation and others are not done and others are not donee takes nothing unless he accept all the properties। तो देखते हैं, जैसे कि ए है यहाँ पे, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मतलब सपोज ये 3 प्रॉपर्टी है और ये बी है। तो अगर इस प्रॉपर्टी पे ये 1 2 3 ये थर्ड प्रॉपर्टी पर अगर कुछ मॉर्गेज है या कुछ ये प्रॉपर्टी कहीं पे भी मॉर्गेज की हुई है वगैरह कुछ तो भी है इसका, तो अगर ये सेम ट्रांजैक्शन में अगर इसको गिफ्ट ट्रांसफर किया जा रहा है, ये तीनों प्रॉपर्टी बाय ए टू बी, और इस प्रॉपर्टी पे कुछ लोन है या फिर मॉर्गेज है, तो बी को अगर एक्सेप्ट करना होगा तो ये पूरा 1 2 3 एक्सेप्ट करना होगा। बी ऐसे नहीं कह सकता कि सिर्फ मेरे को 1 और 2 चाहिए, 3 मेरे को नहीं चाहिए। तो 1 2 3, तो देखते हैं व्हेन गिफ्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रॉपर्टीज इन फेवर ऑफ वन पर्सन, बी के फेवर में ये तीनों प्रॉपर्टी है इन सिंगल ट्रांजैक्शन, ये सिंगल ट्रांजैक्शन है। इफ वन प्रॉपर्टी इज अकम्पनीड बाय एनी ऑब्लिगेशन, इस पे कुछ ऑब्लिगेशन है, इस पे कुछ मेंटेनेंस वगैरह लोन कुछ भी रहेगा, तो एंड अदर्स आर नॉट, मतलब 1 और 2 पे कुछ भी नहीं है, डोनी टेक्स नथिंग अनलेस ही एक्सेप्ट ऑल द प्रॉपर्टीज। तो अगर डोनी को कुछ भी नहीं मिलेगा अगर वो इस प्रॉपर्टी को नहीं बोलता है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी उसको इनके साथ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये वो सिर्फ फर्स्ट से 2 प्रॉपर्टीज के लिए हाँ नहीं कह सकता, इसको कहते हैं ओनरस गिफ्ट। लेना है तो सब लो वरना कुछ मत लो। यूनिवर्सल डोनी, ये भी आसान कंसेप्ट है। इफ गिफ्ट कंसिस्ट ऑफ होल प्रॉपर्टी ऑफ डोनर, डोनी इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनी, is liable to all the liabilities of the donor to the extent of property of donor with donee। अब यहाँ पे ए है, ए की ये 3 प्रॉपर्टी है 1 2 3, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर एज ए गिफ्ट दे दी, तो बी हो गया यहाँ पे यूनिवर्सल डोनी, क्योंकि उसको सारी प्रॉपर्टी मिल गई ए की यूनिवर्स में जो ए है उसके यूनिवर्स में जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी थी वो बी को मिल गई। लेकिन बाद में पता चला कि ए पर एक 1 लाख का लोन था और इन प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन थी 20 के 20 के, इसको 30 के करते हैं, मतलब टोटल था 70 के, इनका वैल्यूएशन हो रहा है 70 के, और ए पर लाइबिलिटी थी 1 लाख की। तो यहाँ पे क्या बताया यूनिवर्सल डोनी, तो शुरुआत से देखते हैं। इफ गिफ्ट कंसिस्ट ऑफ होल प्रॉपर्टी ऑफ डोनर, एक ही सारी प्रॉपर्टी है, डोनी इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनी, मतलब बी यूनिवर्सल डोनी। ही इज लाइबल टू ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ द डोनर। अब ये 1 लाख की लाइबिलिटी है डोनर की, और अब बी भी लाइबल हो जाएगा ए की लाइबिलिटी के लिए।
लेकिन कितना, टू द एक्सटेंट, मतलब कितना एक्सटेंट तक, प्रॉपर्टी ऑफ डोनर विद डोनी। तो 70 के की प्रॉपर्टी है डोनी के पास, तो वो सिर्फ 70 के लिए ही लायबल रहेगा, बाकी के 330 के लिए वो लायबल नहीं रहेगा। तो जितना उसको गिफ्ट में मिला है उतनी ही प्रॉपर्टी के लिए डोनी, यूनिवर्सल डोनी लायबल रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो सेक्शन 129 क्या है? नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अफेक्ट गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, प्रोविजन ऑफ मोहम्मदन लॉ। तो अगर किसी की डेथ हो जाती है और कोई बोलता है जैसे कि ये एप्लीकेबल कब नहीं होगा, जैसे ए है, ए का नौकर है रामू काका, ए की डेथ हो जाती है, तब उसके पास उसके कोई मतलब ये सिबलिंग्स या फिर कोई नहीं रहते हैं बच्चे, सी और डी। तो ए की डेथ हो जाती है, ए के हाथ में एक अंगूठी रहती है सोने की रिंग, तो ये बी रामू काका उसको निकाल लेते हैं और कहते हैं कि वो मरने से पहले मेरे को गिफ्ट की थी, तो ये प्रोविजन वैलिड नहीं रहेगी। गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, तो ये प्रॉपर्टी किसकी रहेगी? सी और डी की। प्रोविजन ऑफ मोहम्मदन लॉ, मतलब कुछ मुस्लिम लॉ है वहां पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। एक्शनेबल क्लेम, सेक्शन 130 टू 137। तो देखते हैं एक्शनेबल क्लेम क्या है। एक्शनेबल क्लेम इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट कैन बी ट्रांसफर विद or without consideration. It shall be transferred in writing signed by the person. Legal practitioner, judges, officer of the court are disqualified from purchase of actionable claim. तो एक्शनेबल क्लेम है, ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है जहां पे मतलब अपन अपने को जो कुछ भी मतलब अगर कुछ अमाउंट मिलने वाली है उसका कुछ ये रहता है चेक रिसीट वगैरह, तो उस पर एक्शन लेने के बाद अगर जो कुछ भी अमाउंट मिलने वाली है, जैसे अगर एक चेक है कुछ तो भी और हमने किसी को दिया है, तो ये एक्शनेबल क्लेम है, इसके पे एक्शन लेने के बाद अपने को कुछ अमाउंट मिलेगी। तो एक्शनेबल क्लेम मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो विथ और विदाउट कंसिडरेशन हो सकती है, राइटिंग और साइन बाय पर्सन होना चाहिए, और इन ये लोग एक्शनेबल क्लेम परचेस नहीं कर सकते, लीगल प्रैक्टिशनर, जजेस, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। सो गाइज ये था हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें जो कुछ भी मेन था और जो कुछ भी एग्जाम को आएगा वही मैंने कवर किया है, बाकी के टॉपिक्स जो उसमें नहीं कवर किए उस पे से सिर्फ आप है ना बैरक में एक बार नजर मार लो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसमें से कुछ मिस नहीं किया है हमने जितने भी इंपॉर्टेंट थिंग्स थी वो सारे कवर कर लिए। आपके एग्जाम्स में कौन सी भी यूनिवर्सिटी रहे या भी कोई कॉलेज रहे, आपके एग्जाम में इसी वीडियोस में से क्वेश्चन आएंगे, और आपके एग्जाम से पहले प्लीज 2-3 बार ये वीडियो सुन लेना, भले आपने सुन ली फिर भी आप अच्छे से अपना एग्जाम लिख पाओगे, तो आपको मेजर कंसेप्ट्स तो क्लियर हो गए। अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुई होगी तो उस पोर्शन को फिर से 2-3 बार देखिए, आप मुझे 100% गारंटी है आपको वो समझ आ जाएगा। तो हम अभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हमारा हो चुका है।